आज आपको अटल के उस दोस्त की कहानी सुनाने आए हैं जो भाजपा में नहीं कांग्रेस में था, मगर कांग्रेस में रहने के बावजूद उसने अटल की दोस्ती का वो हर वादा निभाया जो अटल की अपनी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, और सबसे अहम उनके साथ 50 सालों से भी ज्यादा वक्त तक काम करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भी नहीं निभा पाई। और शायद यही वजह थी कि जब 1996 के लोकसभा चुनावों की दहलीज पर आडवाणी पार्टी के सबसे वरेण्य वाजपेयी को हाशिए पर डाल खुद को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियों में जुट चुके थे, संगठन को राजी कर चुके थे, संघ की मंजूरी ले चुके थे, और वाजपेयी अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े सपने को अपने से दूर होता देख रहे थे और उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, तब वाजपेयी ने अपने उसी कांग्रेसी दोस्त को याद किया, उससे मदद मांगी। सबूत है वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की यह किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जिसके पेज नंबर 369 और 370 पर दर्ज है। उस वक्त मौके पर मौजूद चश्मदीदों की जुबानी दिए गए बयानात और सबूतों के साथ वो मुकम्मल दास्तान, जो दास्तान हमें बताती है कि कैसे आडवाणी का पत्ता काटने के लिए वाजपेयी ने अपने इस कांग्रेसी दोस्त को याद किया, और कैसे महज और महज इसलिए कि वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाएं, उनके इस कांग्रेसी दोस्त ने कांग्रेस में रहने के बावजूद उनकी मदद करने के लिए आडवाणी की 50 सालों की समूची कुंडली खंगाल डाली, और 50 सालों की वो कुंडली खंगाल आडवाणी की वो सबसे कमजोर नब्ज ढूंढ निकाली जिसे दबाते ही प्रधानमंत्री की ओर पूरी ताकत से बढ़े चले जा रहे आडवाणी हुकस के रह गए, मगर कुछ कर नहीं सके, और मजबूरन आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। मजबूरन, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वाजपेयी के उस कांग्रेसी दोस्त ने अपनी ताकत लगा के आडवाणी की वो कमजोर नब्ज दबाई। अब जान रहा हूं जहन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर कौन है वो अटल का कांग्रेसी दोस्त, और उसने कांग्रेस में रहने के बावजूद वाजपेयी की इतनी मदद क्यों की, और सबसे अहम आडवाणी की 50 सालों की कुंडली खंगाल उसने आडवाणी की वो कौन सी दुखती रग दबा दी जिससे आडवाणी इतने बेबस और लाचार हो गए कि जो आडवाणी वाजपेयी को हाशिए पर डाल बीते एक दशक से भारतीय जनता पार्टी की समूची राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे थे, वो आडवाणी अचानक से वाजपेयी को प्रधानमंत्री की कुर्सी देने के लिए राजी हो गए। आखिर ऐसी कौन सी दुखती रग थी आडवाणी की जिसे दबाते ही आडवाणी इतने बेबस और लाचार हो गए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से समझौता कर लिया आडवाणी ने। कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको आज से करीब 49 बरस पहले, ठीक है, 49 बरस पहले चलिए, चूंकि बरस 1977 में दाखिल होना पड़ेगा आपको इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए, ताकि सबसे पहले हम आपको यह बता सकें कि आखिर अटल का वो कांग्रेसी दोस्त था कौन, और फिर आपको ये बताएंगे ना कि आखिर उसने आडवाणी के साथ ऐसा क्या किया जो आडवाणी इतने मजबूर हो गए। पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि अटल का वो कांग्रेसी दोस्त था कौन। आइए, तो अटल और उनके इस कांग्रेसी दोस्त की पहली दफा मुलाकात हुई थी 1977 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद। तब अटल नई बनी जनता पार्टी सरकार में नए विदेश मंत्री बने थे, और वो कांग्रेसी नेता पहली दफा कांग्रेस के टिकट पर सांसदी का चुनाव जीतकर नया सांसद बना था। मगर संसद भवन में वाजपेयी और इस कांग्रेसी नेता की जो पहली मुलाकात हुई थी ना 1977 में, वो मुलाकात दो अलग अलग पार्टी के नेताओं की किसी आम मुलाकात सरीखी नहीं थी, बल्कि किसी मुरीद को उसके मुर्शिद से मिला देने वाली मुलाकात सरीखी थी। अब मुरीद और मुर्शिद में अगर थोड़ा सा असहज हो रहे हो तो आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, असल में मसला क्या था कि ये जो कांग्रेसी नेता थे, इन्हें कविता लिखने का शगल था, और वाजपेयी तो सदन के सबसे बड़े काव्य पुरुष थे। इसीलिए कांग्रेस में रहने के बावजूद ये नेता एक लंबे अरसे से
अटल बिहारी वाजपेयी का न सिर्फ मुरीद था, बल्कि वाजपेयी को अपने सबसे आदर्श नेता के तौर पे माना करता था, कांग्रेस में रहने के बावजूद। इसीलिए जब बतौर संसद सदस्य इसे यह अवसर मिला कि यह संसद भवन के भीतर अपने आदर्श नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात कर सकता है, तो इसने वो मौका छोड़ा नहीं और सीधा विदेश मंत्रालय में जाकर वाजपेयी से मुलाकात की। अच्छा, वाजपेयी तो ठहरे वाजपेयी, एक तो विपक्ष का नया नया सांसद उनका इतना बड़ा मुरीद है, यह सोचकर प्रफुल्लित थे इस नेता को देखकर, और दूजा ये नेता कवि था, तो माने वाजपेयी का कवि हृदय स्वयं को रोक ही न सका इस नेता के करीब आने से, और वाजपेयी पहली मुलाकात में विदेश मंत्री रहने के बावजूद इस नए नए से बने कांग्रेसी सांसद से घंटों घंटों बात करते रह गए। और बातें तो होती ही ऐसी हैं, अक्सर दो अजनबियों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं। और यकीन मानिए हमारा, अटल और इस कांग्रेसी नेता के रिश्तों में इस पहली मुलाकात ने जो करीबी लाई थी ना, फिर वो करीबी वक्त के साथ बढ़ती ही गई, कभी कम नहीं हुई। यहां तक कि जब संयोगवश 1980 वाली इंदिरा गांधी की सरकार में इसी कांग्रेसी नेता को देश के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई, तब कांग्रेस में रहने के बावजूद, कांग्रेस की सरकार में विदेश मंत्रालय का पद संभालने के बावजूद, यह कांग्रेसी नेता अपना हर बड़ा फैसला वाजपेयी से पूछ के लिया करता था। इतना ही नहीं, जब बरस 1986 के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर वाजपेयी को हाशिए पर डाल दिया गया था, वाजपेयी नेपथ्य में चले गए थे, तब किसी भाजपा के नेता से ज्यादा वक्त वाजपेयी के साथ कांग्रेस में रहने के बावजूद यह कांग्रेसी नेता बिताया करता था। इतना ही नहीं, जब एक दौर में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजने वाले थे, तब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वाजपेयी नहीं चाहते हैं कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस कांग्रेसी नेता ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वाजपेयी नहीं चाहते थे कि कल्याण सिंह सीएम बने। ये इन दोनों के रिश्तों की करीबी का मुजाहिरा है। उम्मीद करता हूं अब तक तो आपको अटल के उस कांग्रेसी दोस्त का नाम पता चल ही चुका होगा, नहीं चला है? नाम पीवी नरसिम्हा राव, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के सिंहासन पर विराजमान थे, जिस वक्त आडवाणी 1996 के लोकसभा चुनावों में स्वयं को प्रधानमंत्री बनवाने की तैयारियों में जुटे हुए थे, संघ की मंजूरी ले चुके थे, संगठन को राजी कर चुके थे, वाजपेयी को तो नेपथ्य में डाले ही रखे थे बीते एक दशक से। इसीलिए जब वाजपेयी को कोई रास्ता नजर नहीं आया आडवाणी का पत्ता काटने के लिए, आडवाणी के पर कतरने के लिए, तो वाजपेयी ने अपने पुराने सखा और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के सिंहासन पर विराजमान राव से संपर्क साधा और फिर राव ने वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाए इसलिए, वाजपेयी का रास्ता साफ हो जाए इसलिए निकाला बरसों बरस से बोतल में बंद जैन हवाला कांड का वो जिन्न, जिस जिन्न ने देखते ही देखते आडवाणी की आसमान छूती उम्मीदों को पल भर में धुआं धुआं करके रख दिया। अब जानता हूं बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल कौंध रहे होंगे कि ये जैन हवाला कांड क्या भला है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, मगर जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए 1 मिनट में जैन हवाला कांड संक्षिप्त रूप में समझाई देता हूं। देखिए, असल में हुआ क्या था, 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के कुछ बड़े जैन व्यापारियों, जिसमें एसके जैन और बीआर जैन जैसे बड़े जैन व्यापारियों के नाम शुमार थे, उनके घर छापे मारे थे। चूंकि उन जैन बंधुओं पर यह इल्जाम था कि उन्होंने विदेश के काले धन को हिंदुस्तान में सफेद कर उन पैसों को वादी में आतंक की आग भड़का रहे आतंकवादियों तक पहुंचाया है। और चूंकि विदेश के काले धन को हिंदुस्तान में गैर कानूनी ढंग से सफेद करने को हवाला के नाम से जाना जाता है और यह हवाला कर रहे थे जैन बंधु, इसीलिए इस समूचे प्रकरण को जैन हवाला कांड के नाम से जाना जाता है।
समझ में आई बात? नहीं आई होगी। नहीं माने ये समझ में आ गया होगा कि जैन हवाला कांड क्या है, मगर यह समझ में नहीं आया होगा कि इस जैन हवाला कांड में आडवाणी कहां से बीच में आ गई। भाई सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के जैन व्यापारियों के घर छापे मारे इस इल्जाम में कि वो कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं। इसमें आडवाणी कहां से बीच में आ गए? यही सवाल कौन रहा है ना आपके जहन में? हम बताते हैं। यकीन मानिए कहां से आडवाणी बीच में आए ये भी समझ आ जाएगा और पांव के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी और शायद ये सत्र समाप्त होने के पश्चात आप 5 मिनट तक सोचते रहेंगे। ये दावा है मेरा। असल में हुआ क्या था कि जब इन जैन बंधुओं के घर पर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की थी, तब सुरक्षा अधिकारियों को इन जैन बंधुओं के आवास से एक डायरी बरामद हुई थी, हैंड रिटन डायरी, जिस डायरी में कथित रूप से उन नेताओं के नाम दर्ज थे जिन नेताओं को जैन बंधुओं के द्वारा हवाला में सहूलियतें मिल जाएं इसलिए पैसे दिए गए थे। ये पैसे करोड़ों में थे जो बाकायदा उन नेताओं के नाम के साथ कि किस नेता को कितने पैसे दिए गए हैं उस डायरी में दर्ज थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन नामों में एक नाम लाल कृष्ण आडवाणी का भी था। वो बात और है कि चूंकि शायद इसलिए कि इस डायरी में देश की हर बड़ी पार्टी के किसी न किसी नेता का नाम दर्ज था, या फिर किसी प्राकृतिक वजह के चलते, ईश्वरीय संकेत के चलते, मगर पता नहीं क्यों सुरक्षा एजेंसियों के पास ये डायरी एक लंबे अरसे से थी, मगर एक लंबे अरसे से ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी बरसों बरस से। मगर जब आडवाणी के पर कतर सकने वाले हथियार की तलाश में जुटे हुए राव की नजर इस जैन हवाला कांड की इस डायरी पर पड़ी और इस डायरी में लिखे हुए आडवाणी के नाम पर पड़ी, तो बतौर प्रधानमंत्री राव ने पता नहीं कुछ किया या नहीं किया, मगर अचानक से जिस जैन हवाला कांड पर बरसों बरस से सुरक्षा एजेंसियां तलक सांप सूंघ के बैठी थी, उस जैन हवाला कांड के पीछे अचानक से देश के अखबार पड़ गए। अचानक से जिस जैन हवाला कांड की डायरी को सुरक्षा एजेंसियां तलक ठंडे बस्ते में डाल के बस्ता नदी के अंदर फेंक आई थी, उस जैन हवाला कांड की डायरी के पन्नों की तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। बाकायदा जैन हवाला कांड की उस डायरी में मौजूद एक एक नाम अखबारों की सुर्खियां बनने लगे। और आप यकीन करिए हमारा, आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उतनी जिल्लत और बदनामी हर उस दिन आडवाणी को झेलनी पड़ती थी जिस दिन उनका नाम घाटी में आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने वाले जैन हवाला कांड के आरोपितों में अखबारों में छप जाता था। क्योंकि आप कल्पना करिए ना, आडवाणी की छवि हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी वादी में आतंक की फंडिंग करने वाले आरोपितों में। सोच नहीं सकते हैं आप, उतनी कलंक की कालिख आडवाणी के माथे पर पोत दी थी इस जैन हवाला कांड ने बरस 1995 के उस कालखंड में। और उस कलंक की कालिख का ही एक कमाल था कि 1995 के अगस्त सितंबर के महीने आते आते आडवाणी जो बीते 50 बरस से हिंदुस्तान के हर सियासी घाट का पानी पी पी के थक चुके थे, उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझाने लगी थी कि गर जितनी बदनामी उनकी अब हो चुकी है, उस अवस्था में उन्होंने स्वयं को आगामी 1996 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी घोषित किया, तो वो तो प्रधानमंत्री नहीं ही बनेंगे, उल्टा उनके चक्कर में उनकी भारतीय जनता पार्टी रसातल में जरूर समा जाएगी। और चूंकि आडवाणी व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्टी को अपने से ऊपर रखते थे, इसीलिए उन्होंने स्वाकांक्षा को पीछे करते हुए 1996 के लोकसभा चुनावों में पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं था कि आडवाणी पीछे हटने के लिए मजबूर थे, भाई अपना नाम आगे कर ही देते, बने ना बने पार्टी जीते ना जीते, अगर यही सोचने पे आ जाते आडवाणी। मगर आडवाणी ने ऐसा नहीं सोचा, पार्टी के हित को ध्यान में रखा और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं को पीछे कर
वाजपेयी को आगे कर दिया प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी के तौर पे। मगर इसका मलाल आडवाणी को जिंदगी भर रहा। आप यकीन मानिए, इस किताब के पेज नंबर 369-70 पर भुवनेश चतुर्वेदी, जो राव के मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री हुआ करते थे और राव के बेहद करीबी माने जाते थे, वो कोटेड बताते हैं कि उनसे एक दफा एक समारोह में आडवाणी की मुलाकात हुई थी। तो आडवाणी ने बाकायदा उनसे पूछा था, बाकायदा सीधा 1 to 1 पूछा था आडवाणी ने कि क्या आपने मेरा नाम अदालत में किसी के कहने पे घसीटा था? भुवनेश चतुर्वेदी बताते हैं आडवाणी का इशारा सीधा वाजपेयी की ओर था। वो तो भुवनेश चतुर्वेदी ने उस वक्त हाँ ना में टालम टोल कर दिया कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अदालती प्रक्रियाएं हैं। मगर आडवाणी संतुष्ट नहीं हुए थे भुवनेश चतुर्वेदी के बयान से। आडवाणी के दिल में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को जिस तरह छोड़ा उसका मलाल था। इसीलिए जब एक दफा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से आडवाणी की मुलाकात हुई तो आडवाणी ने वहां भी राव से यही सवाल पूछा कि क्या आपने इस जैन हवाला कांड की जांच में इतनी तेजी और इसमें मेरा नाम इस कदर किसी के कहने पर शामिल कराया था? मगर राव ने भी मना कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अदालती स्वतः प्रक्रिया थी। वो बात और है, सच तो राव भी जानते थे, आडवाणी को भी मालूम था और वाजपेयी को भी मालूम था। ये सियासत है, यहाँ सब समझते हैं और हम